नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए मुगल काल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सभी इसमें कवर करूंगा। इसमें ऑलमोस्ट आपके लिए मैंने लगभग 92 स्लाइड्स बनाई हैं, जिनमें आपके ऑलमोस्ट पूरे मुगल काल को समेट कर रख दिया है, जिसमें हम एक भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर नहीं छोड़ेंगे। सभी क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया गया है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल काल के स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं मुगल काल, जिसके संस्थापक थे बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से जो इब्राहिम लोदी को हराकर इन्होंने लोदी वंश को खत्म करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वहां से लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हुए चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राजवंशों में से एक मुगल साम्राज्य था। मतलब जो एक तरफ बाबर जो था अपने एक तरफ से तैमूर और एक तरफ से चंगेज खां के वंशज में से एक था। तो तैमूर की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें एक राज्य था मुगल। ध्यान रखिएगा, उसी मुगल को बाबर ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। कैसे? तो इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी थी। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या? जहीरुद्दीन मोहम्मद। और तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाग। अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाता था। मतलब तुर्की में बाबर को कहते थे बाग, और बाग जैसी उसमें बहादुरी थी, उसमें तेजी थी और उसकी जो दूरदर्शिता थी वो बहुत बेहतरीन थी, इसीलिए उसको बाबर कहा जाता था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान नाम से जाना जाता है। इसके पिता उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर वंशज थे और माता मंगोल वंशज थी, चंगेज खां की वंशज थी। तो मंगोल वंशज थी माता और पिता थे तैमूर वंशज। और तैमूर की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हीं में से एक मुगल बना। ठीक, तो चंगेज खां के वंशज से मां आती थी, जिनका नाम कुतुब निगार खान था। कुतुब निगार खां, इसलिए इसे तुर्की एवं मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण कहा जाता है। तो उम्मीद है बाबर किस प्रकार से कहां से आया वो आपको क्लियर इस स्लाइड में हुआ होगा। तो मुगल शासक और उसके शासन काल के बारे में बात करें तो पहला था बाबर, ये संस्थापक था। उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। बाबर का जो मुगल साम्राज्य का असली जो शासन है वो यहीं तक चला, जिसमें इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन इसके बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक साम्राज्य सिकुड़ता सिर्फ एक लाल किले तक रह गया था। तो इसके बाद साम्राज्य सिकुड़ा और सिकुड़ के बिल्कुल छोटा सा एक लाल किले तक रह गया। अंग्रेजों ने पूरे भारत में कहीं ना कहीं अपने शासन को मनवाया था। और यहां पर कैसे हुआ वो सब तो आप देखेंगे, लेकिन यहां पर मुगल काल के बारे में देखते हैं। तो बाबर जो कि संस्थापक था, इसने 4 साल शासन किया, 1526 से लेकर 1530 तक। हुमायूं दूसरे नंबर का शासक था, इसने 1530 से लेकर 1540 या 39 आप कह सकते हैं। यहां के बाद अगले कई सालों तक 1555 से 1556 तक इसने शासन किया, कि बीच में शेरशाह सूरी और उसके वंश का शासन भी चलेगा। अकबर 1556 से 1605 तक इसने शासन किया। उसके बाद जहांगीर, जिसने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद जब शाहजहां आया, शाहजहां
जिसने 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया। और औरंगजेब में सबसे बड़ा विस्तार हुआ था मुगल साम्राज्य का, दक्षिण भारत तक इसका साम्राज्य पहुंच चुका था, जिसने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। तो सभी मुगल शासकों में सबसे बड़ा शासनकाल था अकबर का। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा शासनकाल अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको अकबर का मिलेगा। ठीक, तो और उसके बाद औरंगजेब का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम बना। उसके बाद इनके आपको समय काल याद करने की जरूरत नहीं है, यहां तक आपको समय काल याद करना कंपलसरी है। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जहादार शाह बना, फारूक सियर बना, मुहम्मद शाह बना, अहमद शाह बना, आलमगीर द्वितीय बना, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय तक शासन चला 1857 तक। 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके बाद इसको रंगून भेज दिया गया, क्योंकि माना जा रहा था ये उस क्रांति को लीड कर रहा है, क्योंकि जो उस समय पर सैनिक विद्रोह हुआ था उन्होंने इसी को लीडर बना लिया था, अपना लीडर मान लिया था, और इसकी वजह से अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह के बाद मुगल शासन समाप्त हो गया और इसके शासनकाल में सिर्फ लाल किले तक शासन रह गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्यों, ये भी पूछ लिया जाता है। तो मुगल काल में सूबेदार, जो कि प्रांतों में शांति स्थापित करने का इसका कार्य होता है। दीवानी आपको समझ आ रहा होगा, प्रांत में जो राजस्व का कार्य है वो देखता है और राजस्व के कार्य का प्रधान होता है। बक्सी की बात करें तो प्रांतीय जो साम्राज्य है उसके बाद प्रांत आते थे, तो प्रांत में सैन्य प्रधान होता था। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि देश है, देश के बाद राज्य है, तो राज्य के ही हिसाब से आप प्रांत कह सकते हैं। ठीक, और फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। अमल गुजार ये जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर प्रधान होता था और शिकदार ये परगने का प्रमुख अधिकारी होता है। और आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं उनसे लगान निर्धारित करना इसका कार्य होता है। तो ये प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य हैं। और अगर बात करें कि मुगल काल के समय में क्या निर्माण करता और कहां पर निर्माण हुआ, इसकी बात करें तो बाबर के समय पर जो पानीपत स्थान था वहां पर काबुली बाग की स्थापना हुई, का निर्माण हुआ। और निर्माणकर्ता कौन थे, तो पहले शासक बाबर थे। और हुमायूं, जो कि जिन्होंने दिल्ली में दीप पनाह भवन की स्थापना की, और हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में है। और शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया 1939 और 1940 में, और मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका कुछ समय के लिए। उस शेरशाह सूरी का शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में अवेलेबल है। रोहतास का किला शेरशाह के द्वारा बनवाया गया और शेरशाह के द्वारा बनवाया गया रोहतास में। किला कुहना ये शेरशाह निर्माण करता है और किला कुहना ये दिल्ली में बना है। पुराना किला शेरशाह के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया और जामा मस्जिद अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। अगला, बुलंद दरवाजा ये अकबर के समय पर फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। सलीम चिश्ती का मकबरा ये अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया।
जहांगीर महल ये अकबर ने आगरा में बनवाया। आगरे का किला ये अकबर ने आगरा में बनवाया था। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया और ये सिकंदराबाद में या सिकंदरा में बनवाया था। आगरा महल शाहजहां ने आगरा में बनवाया। शीश महल शाहजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया। मुसम्मन बुर्ज ये शाहजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। अगला, बहुत सारे स्थापत्य यहाँ पर हुए हैं, इसीलिए इनको ऑलमोस्ट आप एक बार देख लीजिए। एक दो बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। और अभी रिसेंटली में आपको पता है इतनी बड़ी रेलवे की वैकेंसी आई है और भी बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस होनी बाकी हैं, चुनाव होने हैं, इसीलिए आप इनको याद ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इससे। तो नगीना मस्जिद ये शाहजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा ये नूरजहां ने आकर आगरा में बनवाया था। जहांगीर का मकबरा ये नूरजहां ने शाहदरा में बनवाया था। मोती मस्जिद ये शाहजहां ने आगरा में बनवाया था। और अगर मोती मस्जिद दिल्ली की बात करें जो लाल किले में है, उसको औरंगजेब ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने आगरा में बनवाया। शाहजहानाबाद शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया। और लाल किला शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया। दीवाने आम ये शाहजहां ने दिल्ली में ही बनवाया था। ठीक। और दीवाने खास ये एक राजा को बैठने का एक कुर्सी कह सकते हैं, बहुत लग्जरियस कुर्सी, दीवाने खास, और ये शाहजहां ने दिल्ली में बनवाई। जामा मस्जिद शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया और जामा मस्जिद जहां आरा ने आगरा में बनवाया। तो दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई और जहां आरा ने जामा मस्जिद आगरा में बनवाई थी। और बादशाही मस्जिद ये लाहौर में औरंगजेब ने बनवाई और मोती मस्जिद ये दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाई थी लाल किले में। लेकिन आगरा में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। रबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनवाया था। ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए, किस वर्ष हुए और उनके परिणाम क्या हुए। हम यहाँ से धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य के युद्ध हैं उनमें पहुँच जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर युद्धों को मैंने कवर किया है। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध आपसे पूछा जाता है, ये 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। तराइन का द्वितीय युद्ध ये 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच दोबारा हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी उसमें जीत गया। पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, इसमें बाबर जीत गया और इसने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की थी। खानवा, बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े, 1526, 1527, 1528, 1529, और चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, दूसरा खानवा का युद्ध लड़ा, तीसरा चंदेरी का युद्ध लड़ा, चौथा घाघरा का युद्ध लड़ा। पानीपत का उसने 1526 में लड़ा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा बाबर और राणा संगा के बीच यह युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ। 1529 में बाबर और अफगान के बीच युद्ध हुआ। इन सभी चारों के चारों युद्धों में बाबर ने जीत दर्ज की थी। ठीक। अगले अब युद्धों में बाबर के बाद चौसा का युद्ध, बाबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, जिसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। दूसरा बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ, यह भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। दोनों ही युद्धों में शेरशाह जीत गया। शेरशाह के जीतने के बाद, बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने
मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका और उसके बाद सूरी वंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी और उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें अकबर ने हेमू को यहाँ हरा दिया। अकबर उस समय पर लीड कर भी नहीं रहा था, छोटा बच्चा ही था। इसकी जगह जो अकबर की जगह बैरम खां लीड कर रहा था, उसने ही हेमू को यहाँ पर परास्त किया। और उसके बाद तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर की सेना और बहमनी संयुक्त सेना के बीच हुआ और बहमनी संयुक्त सेना ने जीत लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर और दक्षिण भारत के शासक के बीच हुआ। दोनों में अकबर ने जीत दर्ज की। और उसके बाद घरमत का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब, मुराद बख्श और दारा शिकोह के बीच हुआ। औरंगजेब ने यहाँ जीत दर्ज की। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ और औरंगजेब यहाँ जीत गया। अब मुगल भारत जो विदेशी थे वो मुगल किस मुगल शासक के समय पर वो आए, उन्होंने निवास किया, भ्रमण किया, वो सभी यहाँ पर देखते हैं। जैसे एंटोनी मानसेरात पुर्तगाली थे। ये 1578 से 82 तक अकबर के काल में आए थे। रॉल्फ फिच अंग्रेज थे। ये 1585 से 91 में रहे और अकबर के शासनकाल में आए। कैप्टन हॉकिंग्स अंग्रेज थे। 1608 से 13 के बीच जहांगीर के शासनकाल में आए और विलियम फिच अंग्रेज थे। 1608 से 1612 में जहांगीर के शासनकाल में आए। जॉन जुर्दा ये पुर्तगाली थे। 1608 से 1617 के बीच में जहांगीर के शासनकाल में आए थे। निकोलस डाउटन ये अंग्रेज थे और ये 1608 से 15 के बीच में जहांगीर के शासनकाल में आए। निकोलस विथिंगटन अंग्रेज थे। 1612 से 1616 तक जहांगीर के शासनकाल में आए और सर टॉमस रो ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज थे। 1615 से 1619 जहांगीर के शासनकाल में आए थे। अगर एडवर्ड टेरी की बात करें, अंग्रेज थे और ये 1616 से 19 जहांगीर के शासनकाल में आए। फ्रांसिस्को पेलशर्ट डर्ट थे, ये डच थे और 1620 से 27 तक जहांगीर के शासनकाल में आए। पित्रा देला वेली इटालियन थे और 1622 से 60 तक के जहांगीर के शासनकाल में। जॉन लॉयट डच थे। 1626 से 33 शाहजहां के शासनकाल में आए थे। पीटर मुंडी इटालियन और 1630 से 34 शाहजहां के शासनकाल में। टेवर्नियर फ्रेंच 1641 से 87 तक शाहजहां के शासनकाल में। मनुची इटालियन 1656 से 87 तक औरंगजेब के शासनकाल में। बर्नियर फ्रेंच थे। 1658 से 68 तक औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। मुगल शासकों के मकबरों की बात करें तो बाबर, जिनका मकबरा काबुल में बनाया गया, पहले उनका आगरा में था, बाद में काबुल शिफ्ट किया गया। हुमायूं का दिल्ली में बना है मकबरा। अकबर का सिकंदरा में बना है। जहांगीर का शाहदरा लाहौर में बना है। शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का दौलताबाद में। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बाबर से शुरू करते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पानीपत के पहले युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था और मैं आपको सभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हुए चल रहा हूँ, चीज स्किप करके नहीं जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ही ये सारी मेहनत की गई है, नहीं तो MCQ वाइज भी कराया जा सकता था। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए इसीलिए इस तरीके से आपको कराया जा रहा है। एक वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए और ख़त्म कीजिए। बार बार अलग अलग वीडियोस देखकर आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ से सीक्वेंस से। बाबर के पिता का नाम क्या था, पढ़ चुके हैं हम। ये उमर शेख मिर्जा थे इनके पिता का नाम। बाबर
1494 ईस्वी में कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का शासक था, लेकिन इनके चाचा और जो अन्य लोग थे उन्होंने इसके शासन वाली जगह में अपना कब्जा कर लिया और इसको भगा दिया था। तभी ये तलाश करता हुआ अलग अलग जगह भटक रहा था। बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने भूमि को नापने के लिए गज ए बाबरी मापक का एक प्रयोग किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पश्चिम से पंजाब होकर भारत में इसने प्रवेश किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में किस जाति के विरुद्ध हुआ था? तो बाबर का 1519 में पहला अभियान था वो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में हुआ था। ठीक, बाबर ने कब बाजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? तो 1519 ईस्वी में इसने बाजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पे अधिकार किया था। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है। किस अभियान में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था? तो बाजौर एवं भेरा के विरुद्ध इसने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। पहली बार जब पानीपत का युद्ध हुआ उस समय पर ही नहीं, उससे पहले भी इसने बाजौर और भेरा में भी तोपखाने का इस्तेमाल कर चुका था। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण भेजा था? तो बाबर को निमंत्रण राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां के द्वारा भेजा गया था। और बाबर को भेजा इसलिए गया था कि वो लूटपाट करे दिल्ली में और जो इब्राहिम लोदी उसका जो घमंड है उसको तोड़े और तोड़ने के बाद चला जाए। लेकिन बाबर ने जब दिल्ली आया तो उसे दिल्ली का मौसम भी राज आ गया और साथ साथ उसे दिल्ली की सत्ता भी राज आ गई और वो सीधे यहीं बस कर रह गया और अपना साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बाबर जो कि इन्विटेशन में आया था, इसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया पानीपत के प्रथम युद्ध के तौर पर और उसे जीतने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी। ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो सिंपल इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का और सल्तनत वंश का आखिरी शासक था। अगला, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद विजय के उपलक्ष्यों में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के भेंट किए थे। भारत में संपत्ति अपार थी और पानीपत का जब युद्ध उसने जीत लिया उसके बाद उसने काबुल के जितने भी निवासी थे उनको एक एक चांदी के सिक्के भेंट किए थे इस जीत की खुशी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? तो कलंदर की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दी गई थी। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर ने 4 कुल युद्ध लड़े जिनमें पानीपत का हम पढ़ चुके, खानवा का आप देख रहे हैं। खानवा का युद्ध जब बाबर वापस नहीं गया, जिन्होंने उसको बुलाया था अब वही बहुत अचंभा में पड़ गए, वही उससे लड़ने लग गए, वही उसे भगाने के लिए लड़ने लगे। तो बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? वो उसने गाजी की उपाधि धारण की थी और पानीपत के युद्ध जीतने के बाद उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ और बाबर ने मेदिनी राय को वहां पर हरा दिया और उसी के साथ उसने चंदेरी का युद्ध मतलब ना भारत में
तीसरा युद्ध जो साम्राज्य के लिए वो कर रहा था उसे जीत लिया। उसके बाद आखिरी युद्ध बाबर का घाघरा युद्ध के नाम से हुआ और ये 1529 ईस्वी में हुआ। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुजुक ए बाबरी की रचना की है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी जिसे तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में उसने इसे लिखा था। गुलबदम बेगम पुत्री किसकी थी? तो ये बाबर की पुत्री थी और इन्होंने हुमायूं की जो जीवनी लिखी है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा जो बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उसको फारसी में अनुवाद किया गया तुर्की भाषा से। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के नवरत्नों में से एक था। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो पहले आगरा में ही दफना दिया गया, लेकिन बाद में अवशेषों को निकालकर काबुल ले जाया गया और काबुल में ही उसे दफनाया गया। अगला, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो बाबर की मृत्यु हुई 1530 ईस्वी आगरा में। उसके बाद हुमायूं उसका बड़ा पुत्र था, उसने 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में गद्दी संभाली और अपने अन्य भाइयों को उसने अलग अलग जो प्रांत थे वहाँ पर एक उत्तराधिकारी के रूप में बैठा दिया। वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब शेरशाह सूरी अटैक करने आया तो उसके भाइयों ने ही उसका सहयोग नहीं दिया। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था और ये दूसरा शासक बना बाबर मुगल काल का। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? तो इसने कालिंजर का अभियान चलाया था। और ये किसके खिलाफ? तो गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध। दोहरिया का युद्ध कब और किसके साथ हुआ? तो दोहरिया का युद्ध 1531 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। किसके विरुद्ध? हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला। तो चुनार का घेरा अफगान नायक शेर खां के विरुद्ध डाला था, चुनार का घेरा। अगला, मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग का निर्माण कराया? तो हुमायूं ने दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के लिए करवाया था। हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा? इसने जन्नताबाद रखा था। क्या? जन्नताबाद। हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का नाम। कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना? तो विक्रमादित्य सिंह से ये कोहिनूर हीरा हुमायूं ने छीना और बाद में जो इसका तख्त था उसमें शाहजहां ने लगवाया और उसके बाद उसे अंग्रेज लेकर चले गए थे। चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई। चौसा के युद्ध में किसके हाथों हुमायूं की पराजय हुई? तो शेर खां या शेरशाह सूरी से ये हार गया था। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम क्या रखा? तो उसने शेर खां अपना नाम शेरशाह उसने इस चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के पश्चात रखा था। अगला, बिलग्राम या फिर कन्नौज की लड़ाई कब हुई? तो 17 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई हुई थी। तो बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं का साथ किसने दिया? तो अस्करी और हिंदाल भाइयों ने हुमायूं का साथ दिया था। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत कर रहा था? तो जब हुमायूं बिलग्राम का युद्ध भी हार गया शेरशाह सूरी से, तो वो ईरान भागकर चला गया, फारस वहाँ भागकर चला गया और वहीं पर अपना जीवन वो निर्वासित कर रहा था। हुमायूं ने लाहौर पर कब काबिज हुआ? तो हुमायूं लाहौर में 1555 में काबिज हुआ और 1555 में उसने दोबारा से अपने साम्राज्य को प्राप्त किया। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं एवं नसीब खां और
तातर खां के बीच हुआ। और हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। उस समय पर अकबर बहुत छोटा था, इसीलिए कुछ समय तक हुमायूं की जो मृत्यु की खबर है उसको छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, जैसे ही साम्राज्य में ये बात फैली कि हमारा जो शासक है वो मर गया है, तो इसीलिए बैरम खान ने अकबर को अपने संरक्षण के माध्यम से गद्दी पर बैठाया और वो उस समय पर मात्र 13 वर्ष का था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किन तोपचियों ने तोपों का संचालन किया? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के लिए उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने तोपों का संचालन किया था। बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? तो ये एक तरफ से मतलब पिता की तरफ से तैमूर वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। हुमायूं नामा किसने लिखी? तो हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तुलगमा नीति का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट किया था। अगला, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जब खुद को कमजोर पाया, जो कि 1527 में लड़ा गया था, उसके बाद मेदिनी राय के साथ, उसके बाद उसने धर्म युद्ध का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया था। मुबैयान नामक पद्म शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये तुर्की भाषा में इसने अपनी आत्मकथा को लिखा था। मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण मतलब उसको टिका कर रखने के लिए सबसे निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध था, जिसमें बाबर कहीं ना कहीं अपने आप को हारता हुआ देख रहा था। इसीलिए उसने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया, सैनिकों में उत्साह भरने के लिए। किसने ऐसे बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो ऐसे बाबर ने ऐसे बाग बगीचे के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया? तो इसने तातार खां को पराजित किया था मच्छीवाड़ा के युद्ध में। अगला, हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया गया? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया है। किस मुगल शासन ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने एक तो 1530 से लेकर 1539 तक और 1555 से लेकर 1556 तक 2 बार शासन किया है। किस मुगल शासक की उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता था? तो इसे बाबर को ये संज्ञा दी गई थी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो हुमायूं ने सरहिंद का जब युद्ध लड़ा, उसके बाद उसे मुगल साम्राज्य दोबारा से स्थापित करने का मौका मिला 1555 में। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य का व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। और ये हुमायूं के लिए उसने ऐसा लिखा था, क्योंकि सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबाइन उसको कहा जाता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो सैन्य कुशलता इसका मुख्य कारण था। मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने मुगल काल के ऐतिहासिक विवरण लिखा है। गुलबदन बेगम ये
हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। भारत में चार बाग शैली प्रथम मकबरा है, तो ये हुमायूं का मकबरा भारत में चार बाग शैली का एक मकबरा बनाया गया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक्स को परचेज ज़रूर कर सकते हैं। एक में स्टैटिक जीके हमने कवर किया है, एक में करंट अफेयर और एक में सामान्य विज्ञान कवर किया गया है। एक में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी अन्य जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कवर किया गया है एक साथ एमसीक्यू वाइज। हिंदी माध्यम में है तो आप इसको आराम से प्रैक्टिस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एक में करंट अफेयर कवर किया गया है जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक, और भी इसे अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। इसे भी आप अगर परचेज करना चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और सामान्य विज्ञान की पुस्तक है जिसमें ऑलमोस्ट आपका जीके जहां पूछा जाता है उसमें विज्ञान के टॉपिक्स भी होते हैं, तो आप इनको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। कोई अगर इशू होता है तो इस नंबर में आप व्हाट्सएप करके अपने इशू को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। अगला, अब शेरशाह के बारे में थोड़ा देखते हैं। शेर खां किस वंश से संबोधित था? तो सूरी वंश से इसे संबोधित किया जाता था। शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसे फरीद खां स्टार्टिंग में कहा जाता था। इसने शेर को मार दिया था, उसके पश्चात इसको शेर खां कहा गया। शेर खां के पिता का नाम क्या था? हसन खां इसके पिता का नाम था। फरीद खां के शेर खां की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1540 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो राज्याभिषेक जब 1540 में इसका हुआ उस समय पर इसने अपनी उपाधि शेर शाह की उपाधि धारण की थी। और ये 1539 में ही इसने कर ली थी क्योंकि 1539 में हुमायूं को हरा दिया था। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया? तो मकबरों के विरुद्ध इसने अभियान चलाया था। अगला, गख्खर किसको सहायता करते हैं? तो गख्खर मुगलों को सहायता करते हैं। शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण कराया? तो शेरशाह ने रोहतासगढ़ किले को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए किले का निर्माण कराया था। उत्तर पश्चिम से आपको पता है उस समय पर ना बहुत ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण होता था, तो उससे संरक्षित करने के लिए इसने ऐसा किया था। रणथंबोर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो अपने पुत्र आदिल खां को रणथंबोर की शक्तिशाली किले को इसने जब अपने अधीन किया तो वहां का गवर्नर अपने पुत्र आदिल खां को नियुक्त कर दिया। शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई है? तो रायसीन के किले में जब उसने रात में आक्रमण किया तो उस पर काले धब्बे की संज्ञा दी गई है। किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि वह मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? मारवाड़ विजय के लिए उसने ऐसी संज्ञा, ऐसी स्टेटमेंट दी थी। शेरशाह के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह कालिंजर का शासक था। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लोहे तोप के गोले से कब हुई? तो 1545 में जब कालिंजर का अभियान चल रहा था उसी समय पर शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से हुई थी। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह के समय में पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मृत्यु के समय शेरशाह कौन सा अग्न्यास्त्र चला रहा था? तो
उक्का उक्का नाम का जो अगन्यास्त्र है, अगन्य शस्त्र है, वो चला रहा था। अगला, शेरशाह के समय स्थानीय करों को क्या कहा जाता था? तो अबाब उसको कहा जाता था, आबाब। ठीक। शेरशाह ने भूमि मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया? तो इसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की झंडी का मापक रखा था, का प्रयोग किया था। शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? तो 23 टकसालें थी शेरशाह के समय में। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह के द्वारा इसे कराया गया था। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? शेरशाह ने रखा था। शेरशाह ने सिक्कों पर अपना नाम किस लिपि में खुदवाया? तो अरबी और देवनागरी लिपि में अपना नाम सिक्कों में शेरशाह ने खुदवाया था। अगला, शेरशाह का मकबरा बिहार के किस स्थल में स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय किस में देखने को मिलता है? तो शेरशाह के मकबरे में हिंदू और ईरानी जो वास्तुकला है उसका समन्वय देखने को मिलता है। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। पट्टा और कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की? तो शेरशाह के द्वारा पट्टा और कबूलियत प्रथा को शुरू किया। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी था। किसे भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना गया? तो शेरशाह को द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल लिया जाता था? तो 1/3 भाग जितना पैदा होगा उससे शेरशाह उसे लगान के रूप में वसूलते थे। शेरशाह की महानता का शोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार शेरशाह की महानता का एक शोतक है। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से। किसने चौसा की लड़ाई 1939 में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने 1539 में हुमायूं को चौसा की युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ, उसमें उसने दिल्ली की सत्ता को काबिज किया अफगानी के रूप में। अगला, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। ये किस धातु के बने थे? ये सोने, चांदी और तांबे के बने हुए थे। शेरशाह सूरी के असरफी, रुपया और दाम। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये शेरशाह सूरी की उपज थी। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था कोषाध्यक्ष। और शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का नाम क्या था? तो भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखने का काम इसका कानूनगो का था। अगला, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। यह किसकी उक्ति थी? तो ये के.आर. कानूनगो की उक्ति थी। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो पुराना किला शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। अगला, अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर के बचपन का नाम था। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। उस समय हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था। अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली? तो 9 वर्ष में अकबर को गजनी की सूबेदारी प्राप्त हुई थी पहली बार। गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था? तो मुनीम खां अकबर का संरक्षक था। हुमायूं ने अकबर को युवा राज कब घोषित किया? तो हुमायूं ने अकबर को युवा राज सरहिंद जीतने के बाद घोषित किया था। युवा राज अकबर का संरक्षक
किसे नियुक्त किया गया? तो बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो अब अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था क्योंकि उसके फादर की मृत्यु हो चुकी थी। अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा? अकबर बादशाही गाजी के उपाधि के साथ ये राज सिंहासन पर बैठा था। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी? तो खान ए खाना की उपाधि बैरम खां को इसने दी थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? तो 1556 से 1560 तक रहा। जब ये 17 लगभग साल का हो गया उसके बाद उसने इन्हें हज पर भेज दिया था। हेमू क्यों भेज दिया था? क्योंकि महिलाओं का इंटरफेरेंस बहुत हो चुका था अकबर के शासन के समय पर, और साथ साथ जो उसके दरबारी थे वो जो बैरम खां का इंटरफेरेंस था वो पसंद नहीं करते, तो कानाफूसी अकबर के साथ काफ़ी चलने लग गई थी। इसीलिए बैरम खां को अकबर ने 1560 में हज यात्रा के लिए भेज दिया था। उसने इस प्रकार से भेजा कि अब मैं शासन चला लूँगा, आप हज यात्रा घूम के आइए। वहीं पर उसकी कहा जाता है कि अकबर के इशारों पर ही मृत्यु की गई, और ये कई कवि कहते हैं ऐसा, अभी कहीं साक्ष्य नहीं है, लेकिन हज की जाते समय ही बैरम खां की मृत्यु हो गई। हेमू सूर शासक आदिल शाह का किस पद पर था? तो हेमू सूर शासक आदिल शाह ये प्रधानमंत्री के पद पर था अकबर के समय। 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय दिया गया, तो हेमू को 24 में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय दिया गया। आदिल शाह ने हेमू को किसकी उपाधि से सुशोभित किया? तो विक्रमादित्य की उपाधि से हेमू को आदिल शाह ने सुबोधित किया। अगला, हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्र धारण किया और अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो तरगी वेग को यहाँ हरा दिया दिल्ली में, और इसीलिए शाही छत्र धारण किया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई? तो हेमू और बैरम खां। बैरम खां तो असली में लड़ रहे थे, अकबर तो बस नाम के लड़ रहे थे। तो हेमू और अकबर भी लिखा मिल सकता है आपको, और बैरम खां भी लिखा मिल सकता है। बैरम खां ही उस समय पर अकबर के संरक्षक थे, क्योंकि अकबर तो 13 साल का मात्र था। अकबर ने कब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने प्रतिबंध लगाया था। अकबर ने 1562 में अपने को किससे मुक्त किया? तो हरमदल से इसने अपने आप को मुक्त कर लिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया? तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर इसने समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया पर कर प्रतिबंध कब लगाया? तो 1564 में जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी? तो वख्तुनिसा बेगम को अकबर ने काबुल की सूबेदारी सौंपी थी। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा? तो भगवान दास और काशिम खां को कश्मीर विजय के लिए अकबर ने भेजा था। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता? तो खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। अकबर ने खानदेश को कब जीता? तो 1591 ईस्वी में खानदेश को अकबर ने जीता था। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब धारण की? तो दक्षिण विजय के बाद अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में किस कारण से हुई? तो अतिसार रोग के कारण से अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हो गई थी। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहे तो मैं ऑलरेडी आपको इसमें बता चुका हूं, आप इन तीनों ई बुक्स में से परचेज कर सकते हैं। कोई भी इशू आता है
किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर में अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका उसका जवाब जल्द दिया जाएगा। अगला, अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा के मकबरे में अकबर को दफनाया गया था। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ कराई थी? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की 1575 में अकबर ने स्थापना कराई। अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया? तो 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज जारी किया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा की? तो दीन ए इलाही धर्म की घोषणा अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल दीन ए इलाही का पुरोहित था। कौन हिंदू राजाओं में दीन ए इलाही को स्वीकार किया? तो बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अकबर ने कहाँ, बीरबल भी अकबर के नौरत्नों में से एक था। अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की थी? आगरा और लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति अकबर ने दी थी। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की? तो जगत गुरु की उपाधि हरि विजय सूरी को प्रदान की थी अकबर ने। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा? तो हिंदू धर्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा अकबर पर पड़ा था। अकबर ने इलाही संवत कब जारी किया? तो 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत जारी किया था। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो कविराज एवं राजा की उपाधि बीरबल को अकबर ने उपाधि दी थी। बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुई? तो यूसुफजाइयों के जो विद्रोह थे उस समय पर बीरबल की मृत्यु हो गई थी। किसने अकबरनामा तथा आईने अकबरी की रचना की? तो अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसने अनुवाद किया था? तो पंचतंत्र के द्वारा अनवार आ सुहेली ग्रंथ को अनुवादित किया गया। अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? तो शेरशाह के दरबार में टोडरमल था अकबर के सेवा में आने से पहले। अकबर ने भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे दिया? तो टोडरमल को भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय दिया था। भगवान दास अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वे किसके पुत्र थे? तो आमेर के राजा बारमाल के पुत्र थे भगवान दास, और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? तो अमीर उल अमीरा की उपाधि अकबर ने भगवान दास को दी थी। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ? तानसेन के समय में। और अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो कांठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को अकबर ने दी थी। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना था। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? तो हकीम हुकाम अकबर के रसोई घर का प्रधान था। अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो फैजी अकबर के दरबारी कवि था। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की? तो 1571 ईस्वी में आगरा से फतेहपुर अपनी राजधानी को अकबर ने स्थानांतरित किया था। कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो रानी दुर्गावती अकबर मुगल शासक के समकालीन थी। तो यहाँ पर रानी दुर्गावती अकबर आंसर सही होगा। अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया? तो दसवंत को अपने अग्रणी कलाकार बताया था। अकबर के समय का
सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? तो बसावन को अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित था? तो अहमदनगर से ये संबंधित था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर के द्वारा मनसबदार प्रणाली को प्रारंभ किया गया। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में तानसेन था। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। दहसाला बंदोबस्त संबंधित था टोडरमल से। दहसाला बंदोबस्त, ठीक। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता था? तो उसे रज्मनामा के जान से जाना जाता था। रज्मनामा। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो इबादत खाना उसका नाम था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी? तो ये अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह था? तो पंचमहल जो अकबर के द्वारा बनवाई गई उसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह था। अगला, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह कौन से थे? तो वो कछवाह थे जिनके साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में कौन सी है? तो फतेहपुर सीकरी में जो इमारत बनी है वो अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में से एक है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीकृत प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी ये उस समय पर सैनिक विभाग का प्रमुख था। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो अकबर की माता थी हमीदा बानो बेगम। अगला, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो मालवा विजय से अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? तो ऐतिहासिक दूरगामी अभियान गुजरात अभियान को स्मिथ ने अकबर के कहा था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़ विजय अकबर के अंतिम विजय अभियान था। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम जो कि जाट नेता थे उन्होंने अकबर की कब्र को खोदा और हड्डियों को जला दिया। मकबरे को भी उसने हानि पहुंचाई थी। तो राजा राम आंसर होगा। किसने अकबर को जिल्ले इलाही या खुदा की परछाई एवं फरिए इद्दी मतलब खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो अबुल फजल के द्वारा ये सब कहा गया था। दीवान ए वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की थी। दीवान ए वजीरात एक कुल की स्थापना ये एक पद था। बीरबल का असली नाम महेश दास था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार मानसिंह थे।
अगला, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह ने किया। 1772 में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया? तो मुजफ्फर खां तृतीय को हराकर अहमदाबाद में अधिकार कर लिया था। किस सिख गुरुओं को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान दी थी? तो रामदास जो गुरु थे उनको अमृतसर में अकबर ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन दी थी। नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन थे? तो बीरबल थे। संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम कहा जाता है? तो अकबर, संगीत कला के दृष्टि से अकबर का शासनकाल सर्वोत्तम था। हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला पहला बादशाह अकबर था। अकबर कालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वान में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था? तो तुलसीदास को। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनकी नोटबुक से नोट भी बना सकते हैं और आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। लेकिन नोट जरूर बनाइएगा जिससे कि आपको एक बार खुद से रिकॉल रहे। अगला, अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी व्यवस्था पर अकबर की लगान व्यवस्था आधारित थी। रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो अकबर के समय पर हुई। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार था? तो बाज बहादुर प्रसिद्ध संगीतकार था और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस शमद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आसफ खान ने नेतृत्व किया था। अब जहांगीर के बारे में जानते हैं। जहांगीर अकबर का पुत्र था। सलीम के नाम से इसको जाना जाता था। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। जहांगीर के मां का नाम था मरियम उज्जमानी। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? तो शेखो बाबा के नाम से। जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना थे। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? तो 24 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ? नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की? तो 12 आदेशों की लोक कल्याण के उद्देश्य से घोषणा की थी। जहांगीर का कौन सा प्रथम आदेश कर वसूली पर प्रतिबद्ध था? तो तमगी नामक कर पर जहांगीर का पहला आदेश वसूली के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। जहांगीर का कौन सा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है? तो 5वां आदेश। जहांगीर खुद बहुत बड़ा शराब सेवक था, लेकिन इसने अपने सभा में और अपने जनता को शराब पीने और उसे बेचने पर प्रतिबंध लगाया था। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन किस पर प्रतिबंध था? तो पशु हत्या पर प्रतिबंध था। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। 1606 ईस्वी में जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया? तो खुसरो ने किया था। अकबर भी चाहता था कि खुसरो अगला बादशाह बने और जहांगीर से ज़्यादा प्रायोरिटी खुसरो को देता था, जो कि जहांगीर का बड़ा पुत्र था। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर खुद राजा बन गया। खुसरो ने बाद में उसके खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर और विद्रोही शहजादा खुसरो के बीच कौन सी लड़ाई हुई? तो भैरोवाल का युद्ध हुआ। खुसरो की हत्या किसने करवाई? तो शाहजहां ने करवाई, जो कि जहांगीर का पुत्र था और पुत्र जो उसके मझले पुत्र ने अभी खुसरो की, जो कि बड़ा पुत्र था, उसकी हत्या कर दी थी। सम्राट जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच
कब संधि हुई? तो 1615 ईस्वी में संधि हुई थी। जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर कौन था? तो मलिक अंबर था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की? मलिक अंबर ने ही की थी। मलिक अंबर ने कौन से द्वीप पर नौसेना गठित की? तो जंजीरा द्वीप पर मलिक अंबर ने नौसेना गठित की थी। 1616 ईस्वी में किसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया? तो शहजादा खुर्रम को, जिसे शाहजहां भी कहा जाता था, दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर कौन सी उपाधि प्रदान की? तो शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना को दक्षिण का सूबेदार बनाया था। नूरजहां किसकी पुत्री थी? तो ईरानी मिर्जा ग्यासवेग की पुत्री नूरजहां थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा इसका वास्तविक नाम था। जहांगीर की शादी मेहरुनिसा से कब हुई? तो 1611 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर ने शादी के बाद मेहरुनिसा को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि मेहरुनिसा को शादी के बाद जहांगीर के द्वारा उपाधि प्राप्त हुई थी। नूरजहां को बादशाह का बेगम कब बनाया गया? तो 1613 शादी के 2 साल बाद नूरजहां को बादशाह का बेगम बनाया गया। नूरजहां की मां का नाम क्या था? तो अशमत बेगम इसका नाम था। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला किसने विकसित की? तो नूरजहां की मां असमत बेगम ने ही सबसे पहले इत्र बनाने की जो कला है वो विकसित की थी। कौन जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी किसने जहांगीर और नूरजहां को बंदी बनाया था? तो महावत खां ने दोनों को बंदी बनाया था। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर कब हुई? तो 1627 में भीमवार नामक स्थान पर हुई थी। जहांगीर को रावी नदी के किनारे कहाँ दफनाया गया? तो शाहदरा, जो कि लाहौर में स्थित है, वहाँ पर ही ने रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम थी। लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई? तो शहरयार के साथ लाडली बेगम की शादी हुई थी। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। ठीक, आगे। अब जहांगीर मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके काल में पहुंची? तो जहांगीर के समय पर मुगल चित्रकला मतलब सबसे बेहतर अपने काल पर थी। कश्मीर का शालीमार बाग किसने लगवाया? तो जहांगीर ने कश्मीर का शालीमार बाग लगवाया था। इकबाल नामा जहांगीरी किसने लिखी? तो ये मोतबिद खां ने लिखी थी। मोतबिद खां, इन्होंने इकबाल नामा जहांगीरी को लिखा था। जहांगीर एवं इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां के द्वारा इन दोनों का मकबरा बनवाया गया। गुरु अर्जन देव समकालीन थे जहांगीर के, और फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जहांगीर ने करवाया था। और गुरु अर्जन देव को ही जहांगीर ने खुसरो की मदद करने के लिए मरवा दिया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो वीर सिंह बुंदेला की जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? तो ये जहांगीर ही था। किसके समय कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर के समय पर ही जो कंधार था वो हमेशा मुगलों के हाथ से निकल गया। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किस शासक को जहांगीर ने
फरजंद या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया, तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को यहाँ पुत्र या फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति है? तो जहांगीर की उक्ति है। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। मराठों एवं अफगानों को मनसबदार प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अशपा सिंह अशपा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा? तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया। ये फारसी भाषा जानता था और जहांगीर को फारसी भाषा सुनते समय किसी अंग्रेज को, गोरी चमड़ी वाले को काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए खान की उपाधि इसको दी थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का। जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में भारत आया? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। किस शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई? अकबर के समय पर। जहांगीर के सैन्य अभियानों की महत्वपूर्ण असफलता थी कंधार की हार। जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट्ट महिसी या बादशाह बेगम की उपाधि दी? तो नूरजहां को बादशाह बेगम या पट्ट महिसी की उपाधि दी थी। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जहांगीर के द्वारा करवाया गया। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी किसने दिलवाई? जहांगीर ने। खुसरो की मदद या खुसरो को सपोर्ट करने की वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे सिख के, उनको फांसी दिलवा दी थी। अब शाहजहां के बारे में यहां देखते हैं। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा? 1628 ईस्वी में। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शहजादा खुर्रम। शाहजहां का विवाह किससे हुआ? अर्जुमंद बानो बेगम से इनका विवाह हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की? तो मुल्लिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सी स्मारक बनवाया? तो ताजमहल। याद रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम की याद में ही ताजमहल बनवाया गया, जिसको मुमताज महल भी शाहजहां के द्वारा कहा जाता था। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो आशफ खां की ये पुत्री थी। शाहजहां किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा? तो अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी के उपाधि से ये गद्दी पर बैठा था। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की? तो महावत खां को खान खाना की उपाधि दी थी। सिखों के किस गुरु को शाहजहां से संघर्ष हुआ? तो छठे गुरु हरगोविंद को शाहजहां से संघर्ष झेलना पड़ा। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया? औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई? औरंगाबाद में। खान देश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर में खान देश की राजधानी थी। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांटा? 4 में। बरार की राजधानी कहाँ थी? इलिचपुर में बरार की राजधानी थी। तेलंगाना की राजधानी नांदेड़ में थी। औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा? तो मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व सौंपा था। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? मीर मोहम्मद सैयद। शाहजहां ने मीर जुमला को दक्षिण सूबे के किस पद पर आसीन किया? प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया था।
शाहजहां ने मध्य एशिया विजिट करने के लिए किसे भेजा? तो शहजादा मुराद और औरंगजेब दोनों को मध्य एशिया जीतने के लिए भेजा था। शाहजहां के 4 पुत्र थे। अगला, शाहजहां के 4 पुत्रों में सर्वाधिक उदार कौन था? दारा शिकोह सर्वाधिक उदार था। शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? दारा शिकोह को। उत्तराधिकार के लिए दारा और औरंगजेब के बीच लड़ाई कब हुई? तो 1659 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। दारा को किस धर्म की अवहेलना करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया? इस्लाम धर्म की अवहेलना करने की वजह से दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया गया। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किससे करवाया? तो बेबादल खां के द्वारा शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो शाहजहां को। इनके समय पर बहुत सारी जो बिल्डिंगें हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि लाल किला, जैसे कि ताजमहल, जैसे कि मोती मस्जिद, ये सभी निर्माण शाहजहां के समय काल में हुए थे। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो शाहजहां का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कहां कर रखा था? तो औरंगजेब को आगरा के किले में आखिरी समय पर कैद रखा था। शाहजहां की मृत्यु जनवरी 1666 में आगरा में ही हो गई। शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया? तो साधारण नौकरों एवं हिजड़ों ने शाहजहां की अर्थी को कंधा दिया। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने इतिहासकार जो थे शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल मुगल काल का कहा था। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? तो शाहजहां के तख्ते ताऊ, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं, उस पर शाहजहां ने लगवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? शाहजहां ने करवाया। लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? शाहजहां ने की। दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? मुशीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया? आगरा में। दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब ने। अगला, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? तो दारा शिकोह को। शाहजहां के शासन में 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी किसने लिखा? तो पातशाहनामा में अब्दुल हमीद लाहौरी ने इतिहास को लिखा था। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फरीक एवं मीर हासिम शाहजहां के समय काल में प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में कराया? तो उस्ता ईसा खां के देखरेख में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का नक्शा खाका किसने तैयार किया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। शाहजहां ने लाहौरी को कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल उग्र की उपाधि शाहजहां ने लाहौरी को दी थी। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना या मंत स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय शाहजहां को जाता है। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां का। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? शाहजहां के। मुगल शासकों में किसे किसानों का हितैषी माना जाता है? शाहजहां को। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, यूरोपीय यात्री था।
अब औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब के बाद जितने भी राजा रहे हैं, जितने भी बादशाह रहे हैं, वो सभी के सभी ऐसे रहे हैं जिनके समय पर मुगल डिक्लाइन किया है। ये इकलौता और ये अंतिम राजा ऐसा है जो कि मुगल साम्राज्य को बढ़ाता है। कौन है ये? औरंगजेब। औरंगजेब की बात करें तो सर्वप्रथम ये गद्दी पर बैठा 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। दूसरी बार इसका राज्याभिषेक जून 1659 को हुआ था। औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल था। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? तो ओरछा के जुझार सिंह के खिलाफ इसने पहला युद्ध लड़ा। औरंगजेब ने असम जीतने का कार्य किसे सौंपा? मीर जुमला को सौंपा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई? शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। और मदन्ना और अकन्ना गोलकुंडा के किस शासक के मंत्री थे? तो अबुल हसन मदन्ना और अकन्ना गोलकुंडा के शासक के मंत्री थे। शिवाजी को कैद कहाँ रखा था औरंगजेब ने? तो जयपुर भवन में। भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली? चूड़ामन ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई? औरंगजेब ने। पाहुल प्रणाली किसने प्रारंभ की? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा ग्रंथ का संकलन किया? तो 10वें पातशाह का। और औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत थी? तो 33% हिंदू मनसबदारों की लगभग संख्या थी। औरंगजेब की मृत्यु फरवरी 1707 ईस्वी में हुई थी। किसे दौलताबाद स्थित फरीक बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया? तो औरंगजेब को। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार बनाया कुरान को। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? 1679 में। और बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर किसने तुड़वाए? औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो पुरंदर की संधि की वजह से शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के वजह से किलों को स्थानांतरित किया था। किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु का कारण औरंगजेब था। धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और शिकोड़ के बीच ये लड़ा गया। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां उनकी मौत हो गई? तो आगरा के किले में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उचित जो लाइन है किस इतिहासकार ने बोली? तो जदुनाथ सरकार के द्वारा इस लाइन को बोला गया, क्योंकि लगभग आधी उम्र अकबर दक्कन में ही जो मराठा है उन्हीं के अगेंस्ट लड़ता रहा, वहीं पर अपना प्रभुत्व कायम करता रहा, राजधानी से दूर। इसीलिए इस स्टेटमेंट को कहा गया था। जागीरदार संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? औरंगजेब के। औरंगजेब ऐतिहासिक ग्रंथ नुरखा ए दिलकुश के रचनाकार कौन थे? भीमसेन सक्सेना कायस्था ये अकबर की ऐतिहासिक ग्रंथ नुरखा ए दिलकुश के रचनाकार थे। औरंगजेब ने बैजपुर की विजय कब की? तो 1686 ईस्वी में। कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया? तो निकोलो मनुची ये विदेशी यात्री औरंगजेब के समय काल में आया था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। औरंगजेब ने मीर जुमला को किसका गवर्नर नियुक्त किया? बंगाल का। उत्तराधिकारी के
बुद्ध के समय औरंगजेब सूबेदार कौन था? तो दक्कन का औरंगजेब सूबेदार था। और औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शहजादे ने बगावत कर दी? तो दुर्गादास राठौर ने यहाँ पर बगावत की थी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाना जानता था? तो वीणा बजाना जानता था। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य शामिल राज्य क्षेत्र फैल गया? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे बड़ा साम्राज्य क्षेत्र वाइज फैला था। और ये कहाँ? ये दक्षिण तक फैल गया। औरंगजेब ने दक्षिण में कौन से 2 राज्य विजित किए? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा औरंगजेब ने जीत लिए थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? औरंगाबाद को। भारत में बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है। उत्तर भारत में औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम संगठित विद्रोह किसने किया? जाटों के द्वारा किया गया। 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो गोकुल यहाँ लीड कर रहे थे। औरंगजेब के विरुद्ध यहाँ मथुरा के जाटों ने विद्रोह कर दिया था। किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह को दुर्वेश और जिंदा पीर के नाम से पुकारा गया? औरंगजेब को। साकी मुहम्मद खां की रचना मुआसिर आलमगिरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी? तो जदुनाथ सरकार ने। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? विजारत। मुगल सम्राट किस दिन अपना कचहरी लगाते थे? बुधवार को। फ्रांसीसी यात्री बर्निवर औरंगजेब के थे चिकित्सक। अगला, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम। मुगल काल में शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वाले को कौन रोकता था? मुहतसिब। और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया। मुगल शासकों की राजभाषा क्या थी? फारसी। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल काल में इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। मुगल शासकों में सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? दारा शिकोह मुगल शासकों में सर्वाधिक विद्वान था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी या पाए बाकी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बीवी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत को। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जड़ावत है। मुगल काल को कौन सी इमारत जिसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? तो एतमाद उद दौला का मकबरा जिसमें पिट्टा ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया। अब मुगल काल के प्रसिद्ध ग्रंथ और उसके लेखक जान लेते हैं। जैसे अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, बादशाहनामा अमीनद किजविनी के द्वारा और आलमगिरी नामा काजिम के द्वारा आईने अकबरी अबुल फजल, शाहजहांनामा इनायत खां, ताकत अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद और तौफीक अकबर शाही अब्बास सरवानी के द्वारा लिखी गई। जैसे मस्सारे जहांगीरी ख्वाजा कामगार के द्वारा, तारीख ए फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा, फतुहत आलमगिरी ईश्वरदास नागर के द्वारा, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा, तारीख ए हुमायूं ब्याजिद सुल्तान के द्वारा लिखी गई और इकबाल नामा जहांगीरी मौत मिद खान के द्वारा लिखी गई। तवारीख
मुजफ्फरी मोहम्मद अली के द्वारा और नुक्सा दिलकुशा ये मोहम्मद सकी के द्वारा लिखी गई। तारीख सलातिन अफगान ये अहमद यादगार के द्वारा और तजाकिरातुल वाकियात जौहर के द्वारा, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा, सूर सागर सूरदास के द्वारा और विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा, प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा, कवि प्रिया केशव दास के द्वारा, रसिक प्रिया केशव दास ने लिखी और महाभारत को अबुल फजल फैजी नकीब खां बदायूनी ने अनुवादित किया था। रामायण नकीब खां और बदायूनी ने, अथर्ववेद बदायूनी हाजी इब्राहिम और सरहिंदी के द्वारा अनुवादित किया गया। राजतरंगिनी मौलाना शेरी के द्वारा अनुवादित की गई। तुजुक ए बाबरी ये अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। 50 उपनिषद दारा सिकोह के द्वारा। नल दमयंती फैजी के द्वारा। लीलावती फैजी के द्वारा। भागवत गीता दारा सिकोह के द्वारा। योग वशिष्ठ दारा सिकोह के द्वारा। कालिय दमन अबुल फजल के द्वारा अनुवादित की गई। अब मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ औरंगजेब के बाद उसकी भी थोड़ी बहुत चर्चाएं देख लेते हैं। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? शाह आलम प्रथम। शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम या बहादुर शाह इसको कहते थे। शाह आलम का राज्याभिषेक 1707 ईस्वी में हुआ था लाहौर में। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? 1712 ईस्वी में। बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया? औरंगाबाद में। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? शाहे बेखबर के नाम से इसे जाना जाता था। किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 माह तक उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं गया? तो बहादुर शाह प्रथम के जो शव थे उसके साथ ऐसा हुआ था। किसके सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा? तो जुल्फिकार खां के सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा था। जहांदार शाह का प्रधानमंत्री कौन था? जुल्फिकार खां। कौन सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, इन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को क्या कहा जाता था? शासक निर्माता, मतलब शासन को, राजा को बनाने वाला। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक कौन था? जहांदार शाह। जहांदार शाह पहला अयोग्य शासक था। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को कहा जाता था। किसके सहयोग से? ये सारे जो उपनाम है ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, इनको एक बार कहीं लिख लीजिएगा और 1-2 बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। किसके सहयोग से फर्रुखसियर जनवरी 1713 में गद्दी पर बैठा था? तो सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा था। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने की? फर्रुखसियर ने। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान किसने दिया? फर्रुखसियर ने, क्योंकि फर्रुखसियर की तबीयत खराब थी। एक सर्जन आया अंग्रेजों का, उसने इसको सही कर दिया। उसके बाद इसने बोला कि क्या बताओ क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने ये मांग लिया कि हमें मुक्त व्यापार का फरमान आपसे चाहिए, और वो फर्रुखसियर ने दे दिया। फर्रुखसियर की हत्या किसने की? सैयद बंधुओं ने ही कर दी। उन्होंने ही राजा बनाया, उन्होंने इसकी हत्या कर दी। किसे? मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक कहा जाता था? फर्रुखसियर को। रफी उद दरजात की मृत्यु किस रोग से हुई? क्षय रोग से हुई। मोहम्मद शाह 1719 में किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा? सैयद बंधुओं की मदद से। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता था? सैयद बंधुओं को। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर। अगला, प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण किसे रंगीला नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह को। किस मुगल शासक के समय अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं
फर्रुखाबाद स्वतंत्र हुए तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 13 फरवरी 1739 में। विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कौन ले गया? नादिर शाह। नादिर शाह का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली। शाह आलम द्वितीय गद्दी पर कब बैठा? 1759 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। 1764 में प्रसिद्ध बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ भाग किसने लिया? तो बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, और तीनों को मिलकर अंग्रेजों ने हरा दिया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 1803 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 में हुई थी, हार के बाद, जब बक्सर का युद्ध हार गए उसके बाद। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 में। किस संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को दे दी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के माध्यम से। अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया? रंगून, जो कि म्यांमार में जेल थी। जफर की उपाधि किसे मिली थी? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किसने की? चिनकिलिस खान ने हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में 1724 में स्थापना की। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। चिनकिलिस खान को अन्य किस नाम से जाना जाता था? निजामुल मुल्क के नाम से। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान मुल्क, यहाँ पर इसका बुरहानुल मुल्क अवध का स्वतंत्र राज्य संस्थापक था। किस राज्य के शासक नवाब नज़ीर कहलाते थे? अवध के नवाब नज़ीर कहलाते थे। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया? तो सादत खान ने निमंत्रण दिया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान था। अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? वाजिद अली शाह था। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुशीद कुली खां को। किसने बंगाल की राजधानी ढाका को मुर्शिदाबाद ले गया? तो मुर्शिद कुली खां। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादुद्दौला खां स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक था। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ थी? अर्काट में। रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक कौन था? वीर दाऊद तथा पुत्र अली मोहम्मद। मुगल का जब विघटन हुआ तो उसके बाद अनेक स्वतंत्र संस्थापक अलग अलग जो जनपद थे उनके बन रहे थे। जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक सिद्धांत पर किसने की? तो सवाई जयसिंह ने। किसके समय में जाटों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी? तो सूरजमल के समय काल में। किसे जाट जाति का अफलातून कहा जाता था? सूरजमल को। ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? चूड़ामणि ने। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशन भोगी रहा था? तो शाह आलम द्वितीय, जो कि पहले मुगल बादशाहों में पहले अंग्रेजों का कैदी और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बन गया। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? बहादुर शाह द्वितीय के समय में। शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठाने की महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की? पेशवा माधवराव नारायण प्रथम ने।
किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की हत्या करवाई? मोहम्मद शाह ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय ने। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो इन्हें जरूर परचेज कीजिएगा। ये हुआ वीडियो का अंत। तो मैंने यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर संकलित किया था, इकट्ठा करके रखा था, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे। और सारे ऑलमोस्ट सारे मुगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पर कवर करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।